हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीकॉम में काफी पूछा जाता है ये। ठीक है, चाहे आप सेकेंड ईयर में हो, चाहे आप फिफ्थ सेमेस्टर में हो, कहीं ना कहीं आपका आएगा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम, सेंट्रल बैंक के बारे में समझिए। सबसे पहले तो मैं स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ कि बैंकिंग सिस्टम हमारा कैसा है। और देखो, इसके नोट्स भी आपको चाहिए तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सारे अभी नोट्स, और डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, बहुत अच्छे नोट्स है, वहां से आप पढ़ सकते हो। पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो स्ट्रक्चर है हमारा बैंकिंग इंडिया, पूरी बैंकिंग सिस्टम हमारा कैसा है। सबसे पहला मेन होता है सेंट्रल बैंक, जिसके बारे में समझने वाले हैं आज। सबसे पहले मेन जो मॉनेटरी अथॉरिटी जिसके पास होती है वो होती है सेंट्रल बैंक। इंडिया का एक सेंट्रल बैंक है, आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई सेंट्रल बैंक है जो कि सारे बैंकिंग को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है एक तरह का। ठीक है, उसके बाद एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है बहुत सारे हमारे यहाँ पर, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक तरह के हैं, जैसे आईडीबीआई, नाबार्ड, एक्सिम बैंक, आईआईबीआई, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये सब चीजें। फिर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं बहुत सारे, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक, उसके अलग अलग पार्ट्स है। ठीक है, उसमें पब्लिक है, कुछ प्राइवेट है, कुछ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है। फिर डेवलपमेंट बैंक्स के कुछ दो पार्ट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक होता है, एक लैंड डेवलपमेंट बैंक होता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑल इंडिया भी होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है। तो इसके ऊपर अलग अलग वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में हम सेंट्रल बैंक के बारे में समझने वाले हैं। लेकिन स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसा है। हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक है, एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, और डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल बैंक के बारे में समझते हैं। देखो, सेंट्रल बैंक हमारा जो इंडिया का है वो है आरबीआई, जो कि ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही इसे कंट्रोल करती है। अब ये कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं, बट ये ना बहुत ही शॉर्ट में लिखे हुए हैं। मैं इसके थोड़ा डिटेल में बात करने वाला हूं। तो देखो, डिटेल थोड़ी बात करते हैं, सेंट्रल बैंक की थोड़ी इंट्रोडक्शन समझते हैं। यहां से अगर आप बना के लिखोगे बहुत अच्छा रहेगा। तो देखो, इंट्रोडक्शन क्या है कि सेंट्रल बैंक एक हमारा एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी का मतलब जो हमारी मेन बॉडी होती है। ठीक है, एपेक्स का मतलब हो गया जो मेरी मेन बॉडी है, या फिर इसको कह सकते हैं सबसे हाईएस्ट बॉडी है सभी बैंक्स की। सभी बैंक की अगर मिला दो तो सबसे सबसे बड़ा बैंक वो है आरबीआई, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इंडिया का हमारा आरबीआई है। तो सेंट्रल बैंक हमारा एपेक्स बॉडी होती है, किसी भी कंट्री की सबसे बड़ा बैंक होता है, मेन बैंक होता है, विच एम्स एंड कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द बैंकिंग सिस्टम ऑपरेशन, जो पूरे कंट्री का बैंकिंग सिस्टम को मैनेज कंट्रोल करता है, अलोंग विद रेगुलेटिंग मनी सप्लाई। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी काम करता है कि मनी सप्लाई हमारे इंडिया में कैसे हो रही है, ताकि हमारा मनी सप्लाई ठीक रहे, ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। ज्यादा मनी सप्लाई होगी तो हमारे कंट्री, इन्फ्लेशन हो जाएगा, हमारी कंट्री में पैसा लोगों के पास ज्यादा आ जाएगा तो इन्फ्लेशन हो जाता है, कम होगा तो डिफ्लेशन हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखनी थी। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, जैसे बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट कह रहा है कि सेंट्रल बैंक इज अ बैंक इन एनी कंट्री टू विच हैज बीन इंटरेस्टेड द ड्यूटी टू रेगुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ करेंसी। ये कह रहा है कि खाली जो करेंसी को रेगुलेट करता है वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। ठीक है, एक ये अकॉर्डिंग टू कैंट के वहां से सेंट्रल बैंक क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है विच इज चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम मनी। ये सिर्फ उसी की बात कर रहा है कि मनी सप्लाई की बात कर रहा है, जो मनी को कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का काम करता है। यानी कि मनी सप्लाई कितनी कंट्री है पूरे कंट्री में, उसके ऊपर बात कर रहा है, उसे सेंट्रल बैंक बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल बैंक का मेन काम मनी सप्लाई में ज्यादा होता है। तो वो समझने वाले फीचर्स की बात करें तो देखो, मोनोपोली है, यानी कि सभी सेंट्रल बैंक जो है किसी भी कंट्री का हो जाए, वो मोनोपोलिस्टिक होता है, कि उसके अलावा कोई सेंट्रल बैंक कोई होता ही नहीं है, क्योंकि मोनोपोली इसकी आ गई ना फिर। जैसे हमारे इंडिया में आरबीआई ही है, एक ही सेंट्रल बैंक है, ये थोड़ी है कि दो दो है। तो मोनोपोली किसकी है? आरबीआई की। एपेक्स बॉडी है, सुप्रीम बॉडी है, सबसे बड़ी बॉडी है कंट्री के बैंकिंग सिस्टम की, जो कि पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट ओन्ड है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है ये, तो पब्लिक सेक्टर में आता है ये लीगल एंटिटी है। ठीक है, यानी कि वो जो ये बैंकिंग जो बनते हैं, आरबी सेंट्रल बैंक बनता है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, गवर्नमेंट के प्रोविजंस के अंडर बनता है। तो उसके स्पेशल सिग्निफिकेंस है, राइट्स उसको ज्यादा मिलते हैं, लीगल एंटिटी है, लीगल लॉ में आते हैं। बैंकर ऑफ अदर बैंक्स, सभी सेंट्रल बैंक होता है ना, वो सभी बैंकिंग सर्विस भी प्रोवाइड करता है। बाकी बैंक के लिए वो बैंकर की तरह रहता है।
यानी कि जितने भी बाकी कमर्शियल बैंक हमारे कंट्री के अंदर, वो आरबीआई को, आरबीआई में डिपॉजिट रख सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये बैंकर किसका है? बैंकर ऑफ अदर बैंक्स। सभी बैंक्स का बैंकर है, और गवर्नमेंट का भी, गवर्नमेंट भी अपना पैसा यहाँ पर रख सकती है। तो बैंकर टू अलग अलग बैंक्स और गवर्नमेंट। ठीक है। मॉनेटरी अथॉरिटी इसके पास रहती है, यानी कि जो भी मनी को पूरा कंट्रोल करेगा ना पूरी कंट्री के अंदर, वो कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। कि जो मनी कितना होना चाहिए कंट्री के अंदर, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है सेंट्रल बैंक। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब हो गया जी कंट्री के अंदर मनी सप्लाई कितना होना चाहिए, ज्यादा ना हो कम ना हो। नोट प्रिंटिंग अथॉरिटी इसके पास होती है भैया, यानी कि वो सेंट्रल बैंक जो है वो नोट छापती है, प्रिंट करती है नोट्स। हाँ, कॉइन्स और रुपी वन नोट नहीं करती, कॉइन्स नहीं करती, और 1 रुपए का नोट वो कौन करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो 1 रुपए का नोट छापता है और कॉइन्स छापता है। बाकी सब करेंसी जो है वो कौन करती है? प्रिंट सेंट्रल बैंक करती है। नेशन का जो गोल्ड होता है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिससे हम बाहर से अगर मुझे कोई इंपोर्ट करना है माल, तो मुझे विदेशी पैसा चाहिए, तो विदेशी पैसा जो संभाल के रखता है वो आरबीआई, यानी कि सेंट्रल बैंक होता है। तो बैंक जो है वो कस्टेडियन होता है, रखवाला होता है कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज का और गोल्ड रिजर्व का भी। क्योंकि गोल्ड रिजर्व भी काम आते हैं बहुत ज्यादा, जब हम कोई, अगर मुझे करेंसी को प्रिंट करना है, करेंसी को प्रिंट करना है, तो ऐसा ही नहीं कर सकती आरबीआई, पहले गोल्ड रिजर्व कुछ होना चाहिए आपके पास। ठीक है ना, ताकि एक सिक्योरिटी का कुछ रहे। तो इसलिए गोल्ड रिजर्व रखती है, फॉरेन एक्सचेंज रखती है। पूरी बैकबोन है कंट्री का। अगर सेंट्रल बैंक नहीं होगा तो पूरा बैंकिंग सिस्टम ही बंद हो जाएगा, खराब हो जाएगा पूरा का पूरा। तो यही बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, क्योंकि बैंकिंग रूल्स रेगुलेशन करेंसी ये सब इसमें बनाता है। क्लियरिंग हाउस भी काम करता है ये। क्लियरिंग हाउस का मतलब हो गया कि सेटलमेंट का काम करता है। क्लियरिंग का मतलब सेटलमेंट, कि कोई बिल सेटलमेंट करना है, चेक सेटलमेंट नहीं हो रहा, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो भी है, वो भी सेटलमेंट का काम करेगा। कि अगर कोई बैंक सेटलमेंट नहीं हो पा रहा, वो खुद सेटलमेंट करके दे देगा आरबीआई। ठीक है, तो बहुत ही स्मूथ फंक्शनिंग कर देता है बैंक। समझ आ गई बात यहां तक? फंक्शंस की बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल बैंक क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मनी सप्लाई और क्रेडिट को, यानी कि पैसा कितना होना चाहिए कंट्री के अंदर, और क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी बना के। मॉनेटरी पॉलिसी बनती है जिसमें कंट्री में क्रेडिट क्रिएशन कितना होता है, बिकॉज अगर कंट्री में बैंक जो है वो ज्यादा उधार देगे लोगों को, तो इन्फ्लेशन आ जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनानी पड़ती है। तो प्राइमरी फंक्शन होता है सेंट्रल बैंक का ये, कि भाई सप्लाई ऑफ मनी, कितना मनी होना चाहिए, और फ्लो ऑफ क्रेडिट मार्केट में कितना हो। वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके, जैसे कि बैंक रेट होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, अलग अलग चीजें होती है जिसके थ्रू मनी सप्लाई होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है। प्रिंटिंग करेंसी एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन, करेंसी को प्रिंट करता है भैया वो। और कैश रिजर्व को रखता है सेंट्रल बैंक। अपने क्या करता है, सारे बैंक्स के अकाउंट जो होते हैं वो सेंट्रल बैंक के अंदर होते हैं। जितने भी हमारे बैंक है उससे सबके अकाउंट्स जो है वो सेंट्रल बैंक के अंदर होते हैं। सो उस वहां पर क्या होता है, वेयर दे कैन मेंटेन सम कैश रिजर्व फॉर फ्यूचर नीड, जहां पर वो कैश रिजर्व रख सकते हैं, ताकि अगर मान लो कि कोई कमर्शियल बैंक है, उसको कोई कैश की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, कैश को संभाल के कहाँ रखेगा? सेंट्रल बैंक के बाहर रखेगा। तो कैश रिजर्व को मेंटेन करके रखता है सेंट्रल बैंक। जैसे मैंने को बताया, कस्टडियन है, रखवाला है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, गोल्ड का हमारे कंट्री के अंदर। ठीक है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज जो है वो स्टेबल रहे, उसका रेट ज्यादा ऊपर नीचे ना हो। क्लियरिंग हाउस है, यानी कि वो कमर्शियल बैंक अगर कोई मान लो चाहते हैं कि भाई मुझे, मेरे को ये कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसको सेटल करके दो, किसी के अकाउंट में पैसा डालना है, किसी के निकालना है, ये करके दे देगा। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट मतलब क्या है, कि अगर कोई कमर्शियल बैंक किसी को जरूरत है, इमरजेंसी में, कोई अगर कोई इमरजेंसी आ गई कमर्शियल बैंक को, कोई पैसा की जरूरत है एकदम से है, कोई इंसॉल्वेंसी होगी, तो एकदम सेंट्रल बैंक जो है वो मदद करेगा लोन देने में। किसको? कमर्शियल बैंक को। तो इसे बोलते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, कि कमर्शियल बैंक को कहीं और से अगर पैसा नहीं मिल रहा, तो लास्ट रिसोर्ट कहां बचेगा? वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगा। बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है बैंक्स को और गवर्नमेंट को भी। जैसे कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है गवर्नमेंट से, अलग अलग बैंक से भी, लोन को भी देता है बैंक को और गवर्नमेंट को भी। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी इशू करता है सेंट्रल बैंक।
गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जैसे कि कंपनी के शेयर होते हैं ना, कंपनी के डिवेंचर होते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं, ताकि वो फंड जनरेट कर सके पब्लिक को डिपॉजिट करवाने में। कंट्री में जो है, कंट्री में इंकरेज करता है कि पब्लिक ज्यादा ज्यादा डिपॉजिट करे, इन्वेस्टमेंट करे। तो गवर्नमेंट के बॉन्ड इशू करके लोग इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, कंट्री में, और अलग अलग कंट्री जो है वो क्या करती है, पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देती है। गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करके गवर्नमेंट के बॉन्ड लोग खरीदते हैं कंट्री में फिर, और फिर पैसा कंपनी में, कंट्री में आता है। बैंकिंग रूल्स रेगुलेशन बनाती है भाई, सिंपल सी बात है ना। बैंकिंग नॉर्म्स, रूल्स, पॉलिसी, सब चीजें यही बनाती है। ठीक है। बहुत सारे अलग अलग मॉनिटरिंग करती है बैंकिंग ऑपरेशन को, ताकि बैंक फ्रॉड ना करे किसी के साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट मोरल सुएशन भी करती है कमर्शियल बैंक को, ताकि वो, मोरल सुएशन क्या होता है, मोरल सुएशन मतलब होता है कि भाई वो अपना सेमिनार करती है, मीटिंग करती है, ठीक है, सेमिनार्स, मीटिंग, स्पीचेस देती है अपनी, जिससे जो कमर्शियल बैंक है वो जो पॉलिसीज बनाई है आरबीआई ने, वो उसको एक्सेप्ट करे, फॉलो करे। वरना कोई फॉलो नहीं करेगा ना ऐसे, इसीलिए। तो सिर्फ पॉलिसी बनाने से कुछ नहीं होगा, उसको फॉलो भी करवाना होता है। उसके बाद फाइनेंशियल एजेंट और एडवाइजर होता है गवर्नमेंट का। ठीक है। गवर्नमेंट को एडवाइस, एक्सपर्ट ओपिनियन देने का काम करता है सेंट्रल बैंक। अगर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, कंट्री में कोई मंदी आ गई है, कोई कंट्री के अंदर फिजिकल डेफिशिएट आ गया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में गड़बड़ आ गई है, लोन लेना है गवर्नमेंट को, तो लोन कहाँ से लेना चाहिए वो भी गाइड करेगी। ठीक है। कोई किसी को कंट्री को लोन देना है तो भी आरबीआई गाइड करता है। तो एट द सेम टाइम इट ऑल्सो एक्ट है ना एजेंट। तो ये तो हमने समझ लिया, एडवाइजर एजेंट की तरह भी काम करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करता है। अगर गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई कॉन्फ्रेंस करवाना है, मीटिंग करवानी है, तो ये करके देगा। गवर्नमेंट के बॉन्ड इशू करता है, ये तो हमने समझ लिया था। गवर्नमेंट के अगर कोई बॉन्ड्स इशू करवाने हैं, गवर्नमेंट को पैसा पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट के बॉन्ड इशू करता है। सिक्योरिटीज इशू करता है गवर्नमेंट की, उस गवर्नमेंट की सिक्योरिटी भी इशू करते हैं। तो फाइनेंशियल एजेंट हो गया ना एक तरह का। तो ये चीज है। आई होप ये सब चीज अच्छे समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसी और वीडियो आती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।